नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इसका भावार्थ यह है कि क्षमा करना उसी व्यक्ति को शोभा देता है जिसके पास दंड देने की शक्ति हो। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत और चीन एक साथ मिल जाएं तो कूटनीति की दुनिया कैसे बदल जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक चीन जाने का फैसला किया है और कहा यह जा रहा है कि 27 और 28 अप्रैल को कुछ ऐसा हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पूरा के पूरा गणित बदल कर रख देगा। प्रधानमंत्री मोदी को जून में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने के लिए चीन जाना उनका तय है, लेकिन इससे पहले वो अचानक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक अनौपचारिक मुलाकात के लिए चीन जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन किस चीज का संकेत है आज हम आपको बताएंगे। चीन के साथ रिश्ते में मिठास की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये बात भारत अच्छी तरह समझता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा में चीनी की मात्रा बहुत संतुलित होगी। आप इसे भारत के प्रधानमंत्री की शुगर फ्री चाइनीज यात्रा भी कह सकते हैं। ये दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में आज आप सबको पता होना ही चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को आज राज्यसभा के चेयरमैन ने कैसे खारिज कर दिया और क्यों खारिज कर दिया। आपको याद होगा, शुक्रवार को विपक्ष के 64 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को सौंपा गया था, लेकिन आज वेंकैया नायडू ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए उनकी तरफ से 10 पन्नों का एक आदेश भी जारी किया गया है। इस आदेश में वो आधार हैं जिनकी वजह से महाभियोग का यह प्रस्ताव खारिज किया गया। हमने आज इस आदेश में लिखी सभी बातों को पढ़ा है और उनका पूरा अध्ययन किया है। देश की मौजूदा राजनीति को समझने के लिए आज आपको यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। और आज वर्ल्ड बुक डे है। आज उन किताबों से मुलाकात करने का दिन है जो आपके घर के किसी कोने में पड़ी हुई हैं या फिर किसी अलमारी में बंद होकर पढ़ने वाले का इंतजार कर रही हैं। कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये दोस्ती थोड़ी कच्ची हो गई है। अब स्मार्टफोन्स लोगों के सबसे करीबी दोस्त बन गए हैं, इसीलिए किसी के पास किताबों को पढ़ने का समय नहीं। ऐसे में आज हम किताबों के साथ जुड़ी यादों और भावनाओं का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों के नोटिस को ठुकराते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दम नहीं है। राज्यसभा सभापति ने देश में कानून के बड़े जानकारों और संविधान विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ये फैसला दिया। कौन बोल नहीं सकता कि यू कैन चैलेंज तो कर नहीं सकता, क्या कोई स्टैट्यूटरी पावर है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट है, उसके मामले में वाइस प्रेसिडेंट को पावर दिया है। कानूनी रूप से वो ये नहीं कह सकते कि हम अब इसको चैलेंज कर रहे हैं ऑर्डर को, तो आप काम मत करिए। जस्टिस BH लोया केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद यानी 20 अप्रैल को 64 सांसदों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा सभापति को दिया था। ये पहला मौका है जब किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के राज्यसभा सभापति के फैसले को कांग्रेस ने गैर कानूनी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि वेंकैया नायडू ने जल्दबाजी में फैसला लिया है और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है। इसके खिलाफ हम पिटीशन फाइल करेंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज होने पर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख दिव्य स्पंदना ने ट्विटर पर अमर्यादित टिप्पणी की। दिव्य स्पंदना की ये टिप्पणी और आरोप इतने स्तरहीन है कि हम उन्हें आपको दिखा भी नहीं रहे हैं। दिव्य स्पंदना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बेहद करीबी मानी जाती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने वेंकैया नायडू के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस अराजकता फैलाकर न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को कमजोर करना चाहती है। अभी इनका ये है कि हम तो अब रहे नहीं पावर में, सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह करेंगे, भारत के लोकतंत्र को तबाह करेंगे
और तुम सबको साथ लेके डूबेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार से देश के संविधान को खतरा है। दिल्ली में कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि 70 साल में कांग्रेस ने देश की जो साख बनाई उसको मोदी सरकार ने चोट पहुंचाई है। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान का रेपुटेशन बनाया, पूरी दुनिया में हमने बनाया। पूरी दुनिया ने कहा कि देखो ये देश कहां तक पहुंच गया है, और मोदी जी ने इस रेपुटेशन पे पिछले 4 सालों में चोट मारी है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का मकसद संविधान बचाना नहीं बल्कि एक परिवार को बचाना है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार बार संविधान बनाने का दावा करके अंबेडकर का अपमान कर रही है। पहला और अंतिम श्रेय अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए किसी को जाता है तो हम सबके हृदय के सम्राट बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है, राहुल गांधी जी। कर्नाटक के मैसूर में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट नहीं मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। खुद बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी की रैली के दौरान ऐलान किया कि उनके बेटे बीआई विजेंद्र वरुणा विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद नाराज पार्टी कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। विजेंद्र के समर्थक कुर्सियां उछालकर पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। येदियुरप्पा और उनके बेटे की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र पिछले कई हफ्तों से वरुणा में प्रचार अभियान में जुटे हुए थे। वरुणा से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र को टिकट दिया है। कर्नाटक में इसे सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी ने तय किया है कि पार्टी वरुणा सीट से किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देगी। प्रधानमंत्री मोदी 27-28 अप्रैल को चीन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिखर वार्ता करेंगे। चीन ने कहा कि दोनों नेता वैश्वीकरण और बढ़ते संरक्षणवाद को लेकर खतरे पर चर्चा करेंगे और दुनिया को काफी सकारात्मक चीजें सुनने को मिलेंगी। It is an informal summit, so they will be meeting in a very casual, informal environment. पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली। बीजिंग में भारत चीन दोस्ती में हिंदी के योगदान कार्यक्रम में सुषमा स्वराज शामिल हुई। हमारे बीच की समानता हमारे बीच के मतभेदों से कहीं कहीं ज्यादा है। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ विकास और स्वास्थ्य की देखभाल आदि विषयों पर साझा प्रयास करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी चीन के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान आज भी बहुत हिंसा हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सभी उम्मीदवारों के पास नामांकन का आखिरी मौका था। बीरभूम के सिउरी इलाके में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिंसा में 7 से 8 कार्यकर्ता घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इनका कोई मायना नहीं है। ममता जी के संरक्षण में टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पर कब्जा कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा और बीरभूम के कई इलाकों में आज विपक्षी दलों की टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प हुई। बीरभूम के लवपुर इलाके में हुई हिंसा में जी न्यूज के सहयोगी चैनल जी 24 घंटा के कैमरामैन से भी मारपीट हुई। पंचायत चुनावों में हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। बीजेपी समेत दूसरे विपक्षी दल नामांकन तारीख को बढ़ाने की अपील कर सकते हैं। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेघालय से आफ्स्पा को पूरी तरह हटा लिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ ही इलाकों में आफ्स्पा लागू रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में अब असम से लगते 8 थाना क्षेत्रों और म्यांमार की सीमा से सटे 3 जिलों में ही आफ्स्पा लागू रहेगा। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आफ्स्पा को लेकर यह फैसला 1 अप्रैल से लागू हो गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान हालात में सुधार की वजह से यह फैसला लिया गया है। पिछले 20 साल के दौरान 2017 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हिंसा की सबसे कम घटनाएं हुई। आफ्स्पा के तहत सुरक्षा बलों को बिना किसी नोटिस के ऑपरेशन को अंजाम देने या किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है।
जैसिका लाल की हत्या करने वाले मनु शर्मा की तिहाड़ जेल से जल्द रिहाई होगी। जैसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्होंने बहन के कातिल मनु शर्मा को माफ कर दिया है। मनु शर्मा की रिहाई पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। 15 दिन, 15 महीने, 15 साल बहुत होते हैं। 15 साल वो जेल में रह चुका है। सो आई डोंट फील दैट ही, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अगर वो निकल भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबरीना लाल ने 5 मार्च को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सबरीना ने लिखा है कि मनु ने अपने हिस्से की सजा काट ली है और जेल में उनका व्यवहार भी सुधर गया है, इसलिए अब इस मामले का बोझ लेकर नहीं जी सकती। मुझ पर धन बल का कोई दबाव नहीं है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल डीजल के रोजाना प्राइसिंग मैकेनिज्म की समीक्षा की है। तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों से सिफारिश करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय एक्साइज टैक्स में कमी करने के लिए वित्त मंत्रालय से कहेगा, जबकि राज्य सरकारों से वैट कम करने की अपील करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम बढ़ने से इस वक्त देश के कुछ शहरों में पेट्रोल का दाम 80 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गया है। पेट्रोल डीजल की महंगाई सरकार के लिए चुनौती बन गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान देने वाले वीरों को आज वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। 15 अगस्त 2016 को आतंकी हमले में अपने साथियों को बचाने वाले शहीद सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में बलिदान देने वाले हवलदार गिरीश गुरंग को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। नवंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के नगरोटा में शहीद मेजर गोसावी कुणाल और फरवरी 2017 में कुलगाम में शहीद लांस नायक रघुवीर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा मेडल, बार्टू अति विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी तीनों सेनाओं के जवानों और अफसरों को सम्मानित किया। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट ने आज 6 महीने की सजा सुनाई। राजपाल यादव पर चेक बाउंस के 7 केसों में कोर्ट ने हर केस के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कोर्ट ने राजपाल यादव को तुरंत जमानत पर रिहा भी कर दिया। अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। हम लोग अपील करेंगे इसमें सजा के। राजपाल यादव पर अप्रैल 2010 में अपनी एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर न चुकाने का आरोप है। कोर्ट ने 15 अप्रैल को राजपाल यादव को दोषी करार दिया था। अब हम विपक्ष के उस महाभियोग प्रस्ताव का विश्लेषण करेंगे जिसे आज राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। महाभियोग का यह प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया था और शुक्रवार को विपक्ष के 64 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को सौंपा गया था। लेकिन आज वेंकैया नायडू ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए उनकी तरफ से 10 पन्नों का एक आदेश भी दिया गया था, जो इस समय मेरे हाथ में है। इसमें क्या लिखा है हम आपको बताएंगे। इस आदेश में वो आधार बताए गए हैं जिनकी वजह से महाभियोग का यह प्रस्ताव खारिज हुआ। हमने आज इस आदेश में लिखी सभी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ा है, उनका पूरा अध्ययन किया है। इस आदेश में लिखा गया है कि जो आरोप जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाए गए वो निराधार और तथ्यहीन है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि किस आधार पर राज्यसभा के चेयरमैन ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सबसे पहले यह देखा कि इस महाभियोग प्रस्ताव में लिखी गई बातें सही हैं या नहीं, और अगर ये सही हैं तो क्या इनसे संविधान के आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी गलत व्यवहार सिद्ध होता है या नहीं। राज्यसभा के चेयरमैन ने अपने आदेश में एम कृष्णास्वामी वर्सेस भारत सरकार के एक फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर को किसी जज को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह लेनी चाहिए। 1993 में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह भी लिखा था कि प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले स्पीकर यह भी देखेंगे कि उस प्रस्ताव में तथ्य हैं या नहीं और उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत दिए गए हैं या नहीं। ये बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है।
इन आरोपों को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सबूत दिए गए हैं या नहीं। और ये जो इस बार प्रस्ताव लाया गया था, इसमें आरोप तो बहुत बढ़ चढ़कर लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए एक भी सबूत नहीं दिया गया है। जो ये प्रस्ताव लाया गया है, ये सुनी सुनाई बातों के आधार पर लाया गया है। इस मामले में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ ही प्रस्ताव था, इसलिए उनकी सलाह नहीं ली गई, क्योंकि प्रस्ताव उन्हीं के खिलाफ है, इसलिए उनकी सलाह नहीं ली जा सकती। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने कानून के जानकारों, संविधान विशेषज्ञों, दोनों सदनों के सेक्रेटरी जनरल्स और लॉ कमीशन के सदस्यों से सलाह मांगी। वेंकैया नायडू ने लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सुभाष कश्यप, राज्यसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर विवेक के अग्निहोत्री, पूर्व कानून सचिव पी.के. मल्होत्रा, पूर्व कानून सचिव डॉक्टर संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी, अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल, पूर्व अटॉर्नी जनरल के. परासरन, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से भी उनकी सलाह मांगी। इन सब से बात करने के बाद, इनकी सबकी सलाह लेने के बाद चेयरमैन इस नतीजे पर पहुंचे कि यह प्रस्ताव किसी भी जज को हटाने के लिए फिट केस नहीं है। इस फैसले में लिखा गया है कि संविधान के आर्टिकल 124(4) में दो तरह के एक्सप्रेशंस का जिक्र है। एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी गलत व्यवहार जिसे सिद्ध किया गया हो, और दूसरा इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। मिसबिहेवियर के पहले प्रूव्ड शब्द लगाने का मतलब यही है कि जज को हटाने के लिए संसदीय प्रक्रिया शुरू होने से पहले मिसबिहेवियर को साबित किया जाना आवश्यक है, यानी बिना आरोप साबित किए महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे उनमें मे हैव बीन यानी हो सकता है जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया। आदेश में लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्यों से लगता है कि आरोप लगाने वाले लोग सिर्फ संदेह और पूर्वानुमानों के आधार पर ही ये आरोप लगा रहे हैं। अपने आदेश में राज्यसभा के चेयरमैन ने लिखा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगाए गए 5 आरोपों को देखा है और इनमें से कोई भी आरोप तर्कसंगत और स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है, इसलिए वो इस आधार पर प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार नहीं कर सकते। जैसा हम आपको लगातार बता रहे थे और इसमें आगे लिखा भी हुआ है, वो भी हम आपको पढ़कर बताएंगे। एक सेंटेंस पर आप नजर डालिए। इसमें लिखा है, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी ऑफ पेइंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन इन द केस। एक और सेंटेंस में लिखा है, which sought an investigation into a matter in which he too was likely to fall within the scope of investigation. Likely to fall. फिर लिखा है, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा appears to have antedated an administrative order dated, आगे जो लिखा हुआ है, यानी यहां भी appears to have, यानी पूरा यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह है कि शायद ऐसा हो सकता है। इसके बाद जब आप इसमें आगे जाएंगे तो इसमें लिखा है, In passing, I am constrained to observe that in this matter, the well-established parliamentary customs and conventions as have been delineated in the para 2.2 of the handbook for members of Rajya Sabha have been disregarded. I am also aware that there have been a spate of statements in the press that seem to be vitiate the atmosphere. I thought I should therefore expedite my decision and end needless speculation. और आगे वेंकैया नायडू के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने लिखा है कि accordingly I refuse to admit the notice of motion। और ज़्यादातर जो उन्होंने पूरे इसमें जोर दिया है वो यही है कि कोई भी सबूत इस पूरे नोटिस के साथ पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो सके कि जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं। इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने राज्यसभा के चेयरमैन के इस फैसले को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताया है और कांग्रेस का कहना है कि चेयरमैन महाभियोग के प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें ये पूरा मामला जजों की एक कमेटी को सौंपना चाहिए था, यानी वो बिना जांच के
इसे कैसे खारिज कर सकते हैं? जांच के बाद ही तो पता चलेगा कि आरोप सही है या गलत। कांग्रेस ने राज्यसभा के चेयरमैन पर जल्दबाजी में फैसला लेने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस का यह कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही अर्जी लगाएगी। ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति होगी जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाएगी और हो सकता है कि वही सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनवाई करे जिसमें उसके चीफ जस्टिस को हटाने की मांग की गई है। बड़ी दिलचस्प स्थिति होगी और ऐसा पहली बार होगा। कांग्रेस की मांग है कि उनकी याचिका पर चीफ जस्टिस फैसला न लें, यानी ये मामला चीफ जस्टिस खुद ना सुने, क्योंकि उन्हीं को तो हटाने की बात हो रही है। यानी चीफ जस्टिस ये तय ना करें कि कांग्रेस की याचिका सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच सुनेगी। वो ये भी चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ये भी ना तय करें कि कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार है। 23 अप्रैल को जो मोशन हमने 20 अप्रैल को चेयरमैन राज्यसभा को देकर मूव की थी, उसको चेयरमैन राज्यसभा ने खारिज कर दिया है और कहा है कि कोई इस केस बनता ही नहीं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक इम्पीचमेंट मोशन एडमिट होने से पहले ही खारिज कर दिया। अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है। सरकार इस जांच को दबाना चाहती है। शायद सरकार को खुद मालूम है कि सीबीआई और लोगों के पास दस्तावेज हैं और एविडेंस है जिसके बाहर आने से नुकसान हो सकता है। इसके खिलाफ हम पिटीशन फाइल करेंगे और हम मानते हैं कि जब हम वो याचिका पेश करें उसमें चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला नहीं लें, ना तो उसकी लिस्टिंग का ना कोई और फैसला, और जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी हमें मंजूर है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने पर हमने देश के बहुत सारे वरिष्ठ न्यायविदों से बात की और कानून के ज्यादातर जानकारों ने राज्यसभा के चेयरमैन के इस फैसले को सही ठहराया है। इन न्यायविदों ने इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया है, इसलिए आज देश को और विपक्षी पार्टियों को इन कानून के जानकारों की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनसे राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सलाह मांगी थी। पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, दलगत राजनीति से प्रेरित था और इसको जल्दी से जल्दी रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सदाशय से प्रेरित नहीं था, संविधान के अनुरूप नहीं था और इसमें जो चार्जेस लगाए गए थे उनका कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दिया गया। प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बनता था और ये उसकी भाषा से भी स्पष्ट था। एक चार्ज में, 5 में से एक चार्ज में तो कहा गया कि ही में बी इन्वॉल्व, दूसरे में कहा गया इट अपीयर्स, तीसरे में कहा गया इट इज लाइकली। तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो देश की जुडिशरी का सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसके विरुद्ध इस तरह के आरोप लगाने से पहले उन्हें अपने को आश्वस्त करना चाहिए था कि जो वो कह रहे हैं उसमें सब्सटेंशियल सपोर्ट है। Some cases should be allocated to me, not to others. It's the Chief Justice's prerogative to do it. And even if he doesn't give to some judges, that be a matter which should be sorted out. In any case, there's not a ground for impeachment at all. I think his order is perfectly valid and it was fully competent for him to do so. People can challenge anything at any time, right? So I'm sure that they will file a writ petition in the Supreme Court. But according to me, the parameters for examining an order of this nature is also very, very, very limited. I don't know why this nation is worried about this impeachment business, obsessed about it. In fact, we wrote in that judgment, me and Justice Ranjan Gogoi, in the judgment of Justice Karnan, apart from that, there must be mechanisms to
put the system in order. Impeachment can't be the answer for every question, every problem. Looks as if everybody is suddenly, certain phrases gain currency in a particular season. Now, I think for the last 2 months, there is the current popular phrase, impeachment. करेक्टली किया है, in my view. पर अभी कोई चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा. पब्लिक माइंड में ऐसा है कि ये 4 जज ऑल्सो सपोर्ट इम्पीचमेंट. पब्लिक माइंड में वो डिसअब्यूज करना चाहिए, टू माई माइंड, करेक्टली, आइदर इन अ जजमेंट और इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और एनीथिंग एल्स, because otherwise the public will always suspect that these 4 judges are in favor of this motion for impeachment. कोई भी आपका पॉलिटिकल एजेंडा जो होता है उसको पॉलिटिकली सॉल्व कीजिए. किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन को, और वो भी जुडिशरी को, जो आपका लास्ट सिटिडल है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचा. आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी कदर करती है जनता पार्लियामेंटेरियंस की, कितनी करती है एग्जीक्यूटिव की, और कितनी करती है जुडिशरी की. ये लास्ट था जुडिशरी जिसको आप गिरा रहे हो. तो ये जो सारा ड्रामा किया है वो मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता किसी को भी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, शोभा नहीं देती. और स्पेशली जब ग्राउंड ही कोई नहीं है आपके पास, तो ये ड्रामाबाजी करने का फायदा क्या है? आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला. आप सोच रहे हो कि बेवकूफ बना रहे हो जनता का, लेकिन मुझे लगता है खुद बन रहे होगे. इस बीच आज से कांग्रेस का एक नया अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है संविधान बचाओ अभियान, यानी सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. आज दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, दलितों के गुस्सा और सुप्रीम कोर्ट के जजों के मतभेद पर बहुत कुछ बोला, लेकिन उनकी एक बात राजनीति की दुनिया में ट्रेंड कर रही है. राहुल गांधी का कहना है कि अगर उन्हें संसद में सिर्फ 15 मिनट बोलने का मौका दे दिया जाए तो उनके सामने प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे. वैसे ये बात अलग है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो राहुल गांधी की ही पार्टी खुद ही संसद नहीं चलने देती. पहली बार 4 जज जनता से जाकर न्याय मांग रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट हाउस को बंद कर रखा है. नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे. राहुल गांधी जी, आपको 15 मिनट बोलना है. 15 दिनों से वो बोल रहे हैं मुझे 15 मिनट बोलना है, मुझे 15 मिनट बोलना है. राहुल जी, जवाब सुनिए. जो व्यक्ति बिना मोबाइल फोन देखे 2 लाइन लिख नहीं सकता है, उसको 15 मिनट बोलना है. पिछली बार आपको बोलना था, आपने कहा था भूकंप आ जाएगी, फिर आपने बोला तो आलू की फैक्ट्री के बारे में बोला था. आलू की फैक्ट्री खोल के भूकंप ला रहे थे. जिसको पता नहीं है आलू उगती कहां है और चिप्स की फैक्ट्री कैसी होती है, उसको 15 मिनट बोलना है. जो व्यक्ति 15 साल से सांसद है, आज उनको 15 मिनट बोलना है. देखिए, देश को भ्रमित करने की, देश को बरगलाने की कोशिश नहीं करें. और मैं राहुल जी आपसे कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति महीने में 15 दिन विदेश में रहता है, जब वो कहते हैं कि मुझे 15 मिनट बोलना है, तो द कंट्री आस्क्स, आर यू सीरियस? आर यू सीरियस राहुल जी? राहुल गांधी को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक जवाब दिया. अमित शाह ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस की जो नफरत है वो अब देश के प्रति नफरत में बदल रही है. उन्होंने आगे लिखा है कि आजादी के बाद अगर किसी पार्टी ने संविधान को सबसे ज्यादा रौंदा है तो वो खुद कांग्रेस पार्टी ही है. उन्होंने ये भी लिखा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान का निर्माण कांग्रेस ने किया. ऐसा कहकर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं.
और कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान और कुछ नहीं बल्कि लोकतंत्र के ऊपर वंशवाद को स्थापित करने का तरीका है। यानी इस अभियान का नाम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सेव द डायनेस्टी होना चाहिए, ऐसा अमित शाह ने फेसबुक पर लिखा है। वैसे आपने यहां पर एक बात नोट की होगी, हाल के दिनों में विपक्ष देश के हर प्रतिष्ठित संस्थान पर सवाल उठा रहा है और ऐसा लगता है कि अब विपक्ष को किसी चीज पर भरोसा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, यानी विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इसी तरह विपक्ष को भारतीय सेना, भारत के सेनाध्यक्ष पर भी भरोसा नहीं है। जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो विपक्ष ने उस पर विश्वास नहीं किया था, सबूत मांगने शुरू कर दिए थे और कश्मीर में आए दिन जो कुछ होता है उस पर भी विपक्ष भारतीय सेना का साथ नहीं देता, पत्थरबाजों का साथ देता है। विपक्ष ने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। आपने कई बार देखा होगा चुनाव आयोग पर भी विपक्ष को शक है। इसके बाद विपक्ष जब भी कोई चुनाव हारता है तब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर भी सवाल उठाता है, यानी उसे ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा उन्हें न तो सीबीआई पर भरोसा है और ना ही एनआईए जैसी एजेंसियों पर उन्हें कोई भरोसा है और ना ही उन्हें सीएजी पर भरोसा है। हमने आपको इतने सारे नाम गिना दिए। इन तमाम संस्थानों पर विपक्ष का भरोसा नहीं है तो फिर किस पर उनका भरोसा है? ऐसे संस्थान देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से जुड़े होते हैं, इसलिए इन संस्थानों पर सवाल उठाना देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे पूरे देश का भरोसा टूटता है और चारों तरफ भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जैसा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी देश में कोई नक्सली हमला होता है और हमारे जवान शहीद होते हैं तब तमाम न्यूज़ चैनल्स और अखबार बहुत ही सनसनीखेज तरीके से ये बताते हैं कि सुरक्षा बलों से क्या चूक हुई, खुफिया एजेंसियों की नाकामी क्या रही। लेकिन जब सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों को मारते हैं तब देश के जवानों के शौर्य और पराक्रम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता। संपादकीय नीति में इस तरह के असंतुलन से नक्सलियों का हौसला बढ़ता है और इसीलिए आज हम आपको एक बदली हुई तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आज हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 कमांडोज, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके 16 खतरनाक नक्सलियों को मार दिया है। ये जानकर आपको और भी खुशी होगी कि इस ऑपरेशन में मौजूद सभी जवान सुरक्षित अपने कैंप्स में लौट आए हैं, यानी जवानों को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ये ऑपरेशन कल सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ था और 1.5 घंटे तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। ऑपरेशन में नक्सलियों के 2 कमांडो भी मारे गए हैं, जिन पर करीब 150 मामले दर्ज थे। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस बार हमला गढ़चिरौली के कसनापुर गांव में किया गया, जिसे नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। ये वही जगह है जहां पर नक्सली आराम करते हैं। ये गांव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमाओं के ट्राई जंक्शन पर है। ये घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। यहां नक्सलियों पर हमला करना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन एकदम सटीक खुफिया जानकारी की वजह से नक्सलियों पर अचूक हमला हो पाया। इसके लिए देश की खुफिया एजेंसियां भी बधाई की पात्र हैं। आप उनकी जब आलोचना करनी होती है तो बड़े आराम से, खुले रूप से इनकी आलोचना की जाती है, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तब तारीफ कोई नहीं करता। हमें पता है कि नक्सलियों का समर्थन करने वाले और नक्सलियों से प्रेम करने वाले हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों और नेताओं को ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन नक्सलियों के पांव देश से उखाड़ने के लिए सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाना और उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये जो कुछ हुआ ये आनंद का विषय है। आज आप सबको इस ऑपरेशन के लिए देश के जवानों को बधाई देनी चाहिए।